नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी केसीआर की लूट पर राहुल गांधी के वार की, संसद की एथिक्स कमेटी को लेकर विपक्ष के बहिष्कार की, बात करेंगे भूपेश बघेल के बयान से मुश्किल में फंसी मोदी सरकार की, चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रुख की। इसके साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात सुप्रीम कोर्ट पहुंचे इंडिया गठबंधन की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बनारस में आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ हुई बदसलूकी को लेकर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जोरदार हमला। कहा, प्रधानमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में एक छात्रा का अपने ही शिक्षण संस्थान के भीतर निर्भय होकर पैदल चलना क्या अब संभव नहीं रहा? धिक्कार है। तेलंगाना में 35 और राजस्थान में 58 सीटों के लिए बीजेपी ने घोषित किए उम्मीदवार। राजस्थान में एक दिन पहले बीजेपी ज्वाइन करने वाले 3 नेताओं को भी मिला टिकट। एमपी चुनाव को लेकर कांग्रेस का प्लान, खड़गे, राहुल और प्रियंका गांधी की 18 सभाएं, कमलनाथ करेंगे 70 रैलियां। शुक्रवार से कांग्रेस का 15 दिन का जनसंपर्क अभियान। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 489 अंकों की बढ़त के साथ 64,080 पर हुआ बंद। निफ्टी 144 अंकों की तेजी के साथ 19,133 के स्तर पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। तेलंगाना में राहुल गांधी के दौरे का आज तीसरा दिन था। उन्होंने सुबह सुबह महिलाओं के साथ संवाद किया, जिससे सत्ता पर काबिज बीआरएस खेमे में खलबली मच गई। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस की जीत की राह को आसान बनाते हुए राहुल ने बड़ा ऐलान किया है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी आज तेलंगाना के अंबाटपल्ली में थे, जहां उन्होंने एक बार फिर राज्य की बीआरएस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केसीआर पहले मुख्यमंत्री पद को बाय बाय बोलेंगे, फिर इनसे जनता के लूटे गए पैसे पर सवाल पूछा जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि राज्य के सीएम केसीआर ने जनता का जितना पैसा चोरी किया है, कांग्रेस सबको उतना पैसा लौटाएगी। राहुल ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट केसीआर का एटीएम है। इस एटीएम को चलाने के लिए तेलंगाना के सभी परिवारों को 2040 तक हर साल 31,500 रुपए देने होंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 2500 रुपए भेजे जाएंगे। 1,000 रुपए का सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। पब्लिक बसों में महिलाएं फ्री में सफर कर सकेंगी। उनके ट्रेवल का 500 से 1,000 रुपए बचेगा। इस तरह महिलाओं को हर महीने 4,000 रुपए का फायदा होगा। राहुल गांधी ने बीजेपी के उस दावे पर भी तंज कसा, जिसमें बीजेपी ने कहा था कि उसकी सरकार बनेगी तो किसी ओबीसी को सीएम बनाया जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि यहां आपको 2% वोट मिलेगा, मुख्यमंत्री कैसे बनाओगे? राहुल गांधी के आक्रमण से केसीआर मुश्किल में है। मुश्किलें तो महुआ ने भी बीजेपी सांसद की बढ़ा दी हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा आज संसदीय एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई। मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी के सामने अपना पक्ष रखा, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। वहीं कमेटी को लेकर महुआ ने बड़ा आरोप लगाया। उसके बाद विपक्ष ने एथिक्स कमेटी के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। संसद की एथिक्स कमेटी की मीटिंग में आज हंगामा हो गया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से पूछे जा रहे बेहद निजी सवालों के खिलाफ एथिक्स कमेटी के सदस्य ही आमने सामने आ गए, जिसके बाद कमेटी में शामिल विपक्षी दलों के सांसदों ने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। मीडिया ने उनके वॉकआउट का कारण पूछा तो महुआ मोइत्रा ने जवाब दिया कि एक महिला से पर्सनल सवाल पूछे जा रहे हैं। एथिक्स कमेटी अनएथिक्स बातें पूछ रही है। वहीं एथिक्स कमेटी के सदस्य दानिश अली ने कहा कि कमेटी की मीटिंग में एक महिला का चीरहरण किया जा रहा है। विपक्ष के सांसदों ने कहा कि महुआ मोइत्रा से पूछा गया है कि आप रात में किससे बात करती हैं, किससे कब बात की है, किससे होटल में मिली। हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो बोला गया ये गोपनीय है, मगर एक सदस्य सारी जानकारी लीक कर देते हैं। एक महिला से अनैतिक सवाल पूछे गए। दूसरी ओर टीएमसी सांसद भी पूरी तैयारी के साथ हर सवाल का जवाब देने के लिए एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई। महुआ ने हाथ में एक नहीं 3-3 बैग ले रखे थे। घंटों की पूछताछ में उन्होंने अपनी बातें कही, आरोपों का खंडन किया और जवाब दिया। बैठक में आईटी, विदेश और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। अपने जवाब में उन्होंने कहा कि उनकी निजी जिंदगी को मुद्दा बनाया जा रहा है। सांसद मोइत्रा ने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन लंच ब्रेक के बाद उनसे फिर पूछताछ हुई, जिसमें उनसे पर्सनल सवाल किए गए, जिसके बाद वो एथिक्स कमेटी का बहिष्कार करते हुए बाहर निकल गई। वहीं विपक्ष के तमाम सांसदों ने भी संसद के एथिक्स कमेटी का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। वहीं आज टीएमसी प्रमुख और सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ये सब एक राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से हो रहा है। फिलहाल महुआ के तेवरों से साफ है कि वो बीजेपी के आगे झुकने वाली नहीं है। विपक्ष के तेवरों से संसद की एथिक्स कमेटी अब सवालों में है। सवालों में मोदी सरकार भी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने
बीजेपी पर बक्सों में पैसे लाने का आरोप लगाया है। बघेल ने कहा कि जितने भी स्पेशल प्लेन छत्तीसगढ़ में उतर रहे हैं उन सब की जांच होनी चाहिए। आखिर बक्सों में भरकर क्या आ रहा है? छापों के नाम पर आ रही ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की भी जांच की जानी चाहिए। और क्या कुछ कहा बघेल ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। चुनावों में राजनीतिक दलों के साथ ही ईडी की भी जबरदस्त सक्रियता दिखाई दे रही है। छापे पर छापे पड़ रहे हैं, लेकिन निशाने पर सिर्फ एक ही दल है और वो है कांग्रेस और उसके नेता। इसे लेकर आज छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव हार चुकी है, इसलिए पैसे बांट रही है। बीजेपी सत्ता पाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है। स्पेशल प्लेन से पैसा आ रहा है। सीआरपीएफ के प्लेन में जो बड़े बड़े बक्से भरकर आए हैं उनकी चेकिंग नहीं हो रही है। मैं निर्वाचन आयोग से कहना चाहूंगा कि सीआरपीएफ के वाहनों की भी चेकिंग होनी चाहिए। इसके साथ ही बघेल ने कहा, ये किसी स्तर पे जा सकते, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता प्राप्ति के लिए वो किसी स्तर पे ही जा सकते हैं। जितना आप नीचे जाने की सोचेंगे वहां से शुरू करते हैं, उसको आप सोच नहीं सकते। तो ये मामला बहुत गंभीर है और निर्वाचन आयोग इसको संज्ञान में ले। वैसे हमारे पार्टी की ओर से शिकायत की जाएगी और स्पेशल प्लेन से कल आया है और उनके वाहनों चेक एयरपोर्ट अथॉरिटी चेक कर रही है, क्योंकि सरकारी है तो निकल गए सब। जब सब जगह सीसी कैमरा लगा हुआ है, सब जगह चेकिंग होती है, सबकी चेकिंग होती है, तो इनका क्यों नहीं हो रहा? और अभी जितने वहां जा रहे हैं, जहां जहां वो बट रहे हैं सबकी चेकिंग होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, जयपुर में ईडी का अफसर 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि गलियों गलियों में घूम रहे इन ईडी अफसरों की गाड़ियों की जरूर जांच की जाए। छापों की आड़ में कहीं ये कमल छाप के स्टार प्रचारक बनकर तो नहीं घूम रहे हैं। बघेल के इस बयान से बीजेपी में हलचल तेज है। हलचल तो चुनावी बॉन्ड को लेकर भी देखी जा रही है। विधानसभा चुनावों से पहले एक बार फिर इलेक्टोरल बॉन्ड केंद्र की राजनीति में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच में इसे लेकर सुनवाई हो रही है और कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला भी सुरक्षित रख लिया है। तो आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, देखते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पार्टियों को मिली फंडिंग का डेटा नहीं रखने पर चुनाव आयोग से नाराजगी जताई। अदालत ने आयोग से कहा कि राजनीतिक दलों को 30 सितंबर तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जितना पैसा मिला है उसकी जानकारी जल्द से जल्द दें। सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार से पूछा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की क्या जरूरत है। सरकार तो ऐसे भी जानती है कि उन्हें चंदा कौन दे रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड मिलते ही पार्टी को पता चल जाता है कि किसने कितना चंदा दिया है। इस पर सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसने कितना पैसा डोनेट किया ये सरकार नहीं जानना चाहती। चंदा देने वाला ही अपनी पहचान छिपा कर रखना चाहता है, वो नहीं चाहता कि किसी दूसरी पार्टी को इसका पता चले। अगर मैं कांग्रेस को चंदा दे रहा हूं तो मैं नहीं चाहूंगा कि भाजपा को इसका पता चले। इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता के मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की संवैधानिक पीठ कर रही है। इसे लेकर 4 याचिकाएं दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और सीपीएम शामिल है। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से पैरवी की। चुनावी बॉन्ड को लेकर अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, तो वहीं नजरें आज पटना में इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम दलों की नेताओं की एकजुटता पर भी थी। सीपीआई की तरफ से आयोजित भाजपा हटाओ देश बचाओ महारैली में सभी ने सत्ता पर काबिज मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की ताकत का एहसास करवाया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्षी पार्टियों की ओर से मिशन 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए सीपीआई के नेतृत्व में भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली आयोजित की गई। ये रैली पहले गांधी मैदान में होनी थी, लेकिन 2 नवंबर को नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जाने को लेकर के ये निर्णय बदल लिया गया। इसके बाद सीपीआई को रैली का आयोजन
जगह बदलनी पड़ी और रैली को गांधी मैदान की जगह मिलर हाई स्कूल में किया गया। 2024 के चुनाव को देखते हुए लेफ्ट की इस रैली के जरिए इंडिया गठबंधन ने अपनी ताकत भी दिखाई। रैली में सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने कहा कि देश से भाजपा को हटाना है। देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है, जनता के हाथ में पैसा नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रही है। लाल झंडा हमारा भविष्य है। इंडिया गठबंधन में हम एकजुट होकर रहेंगे और भाजपा को हटाएंगे। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि भाजपा हिंदू मुस्लिम में झंझट कराने की कोशिश करती रही है, लेकिन हिंदू मुस्लिम में कोई लड़ाई नहीं है। ये लोग कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहे हैं। 2007 से हमने काफी कंट्रोल किया है। कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, केंद्र में शासन करने वाले उन लोगों को एकजुट करके तनाव पैदा करवाना चाहती है बीजेपी। तो वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी बीजेपी पर जमकर बरसे। तेजस्वी ने कहा कि जो वादा किया वो निभाया है। 10 लाख बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी का वादा किया था, 2.25 लाख बहाली निकाली थी। अभी हमारी सरकार को 14 महीने हुए हैं, 4 लाख सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी निकली। भारत सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, केवल 2-3 लोगों के लिए ही काम कर रही है। इंडिया की एकजुटता से बीजेपी परेशान है। इधर मिजोरम में भी बीजेपी परेशान है। मिजोरम में राहुल गांधी के 16 और 17 अक्टूबर के दौरे से राज्य के चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। राहुल गांधी की पदयात्रा और जनसंवाद से सत्ता पर काबिज एमएनएफ गठबंधन बैकफुट पर आ गया है और आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मिजोरम को लेकर बड़ा ऐलान किया है। तो क्या कहा है खड़गे ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस एक बार फिर जल्द ही मिजोरम में हल्ला बोल करते नजर आने वाली है। खबरों के मुताबिक प्रियंका गांधी 3 और 4 नवंबर को मिजोरम आ सकती हैं। उसके बाद अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा है। दोनों नेताओं के चुनाव प्रचार के लिए राज्य की ये पहली यात्रा होगी। बता दें कि मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। कांग्रेस अपने धर्मनिरपेक्ष गठबंधन पर भरोसा कर रही है, जिसमें 2 क्षेत्रीय संगठन मिजोरम नेशनलिस्ट पार्टी और मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी शामिल है। क्योंकि दोनों क्षेत्रीय दलों के पास व्यापक समर्थन आधार नहीं है, इसलिए कांग्रेस उनके समर्थन से सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस को पूर्वोत्तर राज्य में त्रिकोणीय लड़ाई से फायदा होने की भी उम्मीद है। इसे ध्यान में रखते हुए राहुल ने सत्ता पर काबिज एमएनएफ और विपक्षी जेडीपीएम दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों में से किसी एक के लिए वोट का मतलब बीजेपी के लिए पिछले दरवाजे से प्रवेश है। अब कांग्रेस अध्यक्ष ने मिजोरम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि श्री राजीव गांधी 1986 में शांति समझौते के माध्यम से मिजोरम में शांति लाए और 1987 में राज्य का दर्जा हासिल किया। कांग्रेस पार्टी सदैव देश की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध रही है। बीजेपी आरएसएस विविधता के खिलाफ है और वे अपने मित्रों के कल्याण के लिए आदिवासियों की संपत्ति और कीमती जमीन और जंगल छीनना चाहते हैं। एमएनएफ और जेडीपीएम बीजेपी के अनौपचारिक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मिजोरम के लोग शांति, समृद्धि और प्रगति के हकदार हैं। हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। मिजोरम राज्य के लिए हमारी गारंटी कल्याण, समावेशिता और आर्थिक सुरक्षा की शुरुआत करेगी। खड़गे की इस पोस्ट से साफ है कि मिजोरम में भी कांग्रेस का शोर है। तो वही खड़गे को भी पूरा भरोसा है कि राज्य में कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। मिजोरम के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। देश हर वक्त किसी न किसी मुद्दे पर 2 भागों में बटा रहता है। इस बार वो इन्फोसिस के नारायण मूर्ति के 70 घंटे के कामकाज वाले सवाल पर बटा हुआ है, या कि कहना चाहिए कि बांट दिया गया है। उम्मीद करना चाहिए दिन भर कपड़े बदलते रहना या देश विदेश के सैर सपाटे करने को कामकाज में शामिल नहीं किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन का आखिर में बात सुप्रीम कोर्ट पहुंचे इंडिया गठबंधन की। केरल की सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत में शिकायत की है। कहा है कि वो राज्य विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। वैसे केरल अकेला राज्य नहीं है जहां राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच सियासी घमासान मचा है। तो किस किस राज्य में राज्यपाल कर रहे हैं सरकार के काम में दखल अंदाजी, देखते हैं ये रिपोर्ट। राज्यपाल के खिलाफ केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। वैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार अकेली नहीं है। इससे पहले पंजाब की आम आदमी पार्टी और तमिलनाडु की एम के स्टालिन सरकार भी अपने राज्यों के राज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है।
केरल सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद पर आरोप लगाया है कि पिछले 2 साल में उनके पास कई विधेयक लंबित पड़े हैं जिन्हें वो पास नहीं कर रहे हैं। अर्जी में लिखा है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद के पास 2 साल से 3 बिल लंबित हैं। इसके अलावा राज्य विधानसभा से इस साल 3 बिल भी उनके पास गए हैं। इन बिलों को राज्यपाल से अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई है। सरकार ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की है। आपको बता दें कि एक हफ्ते में इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाने वालों में केरल तीसरा राज्य है। इससे पहले पंजाब सरकार ने 28 अक्टूबर को 7 विधेयकों को मंजूरी दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जबकि तमिलनाडु की स्टालिन सरकार 31 अक्टूबर को 12 विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल RN रवि के खिलाफ अदालत जा चुकी है। तमिलनाडु के M.K. स्टालिन सरकार ने शीर्ष अदालत से विधानसभा द्वारा पास कराए गए विधेयकों को मंजूरी दिलाने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार भी विधेयकों को मंजूरी न देने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। हालांकि 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने के 2 दिन बाद पुरोहित ने मंगलवार को विधानसभा में GST विधेयक को पेश करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। इससे पहले राज्यपाल ने GST विधेयकों को अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया था, जिस पर भगवंत मान सरकार को विशेष सत्र स्थगित करना पड़ा था। हालांकि राज्यपाल ने अभी तक पंजाब राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी नहीं दी है। अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।